जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इसके लिए महामैराथन क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम साइंस का 500 महत्वपूर्ण MCQ देखने वाले हैं, जो कि जितने भी प्रश्न इसमें है वह 10th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न है जो कि रखा गया है। तो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि एंजाइम मूलतः क्या है। वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है और विटामिन है। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। एंजाइम मूलतः क्या होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है अत्यधिक प्रतिरोधकता, शून्य प्रतिरोधकता, उपरिमित प्रतिरोधकता और ऋणात्मक प्रतिरोधकता। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अतिचालक पदार्थ में क्या होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शून्य प्रतिरोधकता, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। 746 वाट, 1000 वाट, 500 वाट और 750 वाट। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 746 वाट, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है तूफानी मौसम, स्वस्थ एवं साफ मौसम, आर्द्र मौसम और शुष्क मौसम। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट क्या दर्शाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, तूफानी मौसम, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरकत्व का सही मात्रक क्या होता है। ओम होता है, फैराडे होता है, हेनरी होता है, कूलम्ब होता है। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। प्रेरकत्व का सही मात्रक क्या होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हेनरी, बिल्कुल सही जवाब है। ओम है जो कि प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। कूलम्ब होता है जो विद्युत आवेश का सही मात्रक होता है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ल्यूकेमिया, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि की इकाई क्या होता है। केल्विन, डेसिबल, न्यूटन और पास्कल। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो ध्वनि की सही मात्रा क्या होता है, तो डेसिबल होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। न्यूटन है फोर्स का सही मात्रक, पास्कल है जो कि दाब का सही मात्रक है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, टेलीग्राफी के आविष्कार किसने किया था। मॉर्स, सैमुअल, डुप्ले, न्यूटन और रदरफोर्ड। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मॉर्स, सैमुअल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। सोनोमीटर, आमीटर, ऑडियोमीटर और कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ऑडियोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शुष्क सेल क्या है। चतुर्थक सेल है, प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। शुष्क सेल क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, प्राथमिक सेल, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का आपको SI मात्रक बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, वेबर, टेस्ला, वाट और एम्पियर। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, वेबर, बिल्कुल सही जवाब है। टेस्ला किसका SI मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का SI मात्रक टेस्ला होता है। वाट होता है विद्युत शक्ति का SI मात्रक, और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। सभी याद रखिएगा। 12वां प्रश्न आपके सामने कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होता है। वोल्ट होता है,
वाट होता है, किलो वाट होता है और किलो वाट घंटा होता है। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, किलो वाट घंटा, बिल्कुल सही जवाब है। वाट है विद्युत शक्ति का सही मात्रक, वोल्ट है विद्युत विभव का अविभवांतर का सही मात्रक। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होता है, यानी प्रतिरोध का आपका सही मात्रक बताना है, वोल्ट, ओम, एम्पियर और वाट। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ओम, बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, वोल्ट होता है विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है, वाट है विद्युत शक्ति का सही मात्रक, एम्पियर है विद्युत धारा का सही मात्रक। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या कारण होता है? कम ताप, कम वेग, कम दाब और कम घनत्व। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कम घनत्व, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, दिखा रहे हैं आपको। मायोपिया, मोतियाबिंद, रतौंधी और हाइपरमेट्रोपिया। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मायोपिया, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है, यानी मायोपिया किसको बोलते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को, वर्धनता को और रतौंधी को। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, दीर्घ दृष्टि दोष, सॉरी दोस्त, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष जिसमें कि दूर का वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देती है और नज़दीक का वस्तु उसको साफ साफ नहीं दिखाई देती है। और दीर्घ दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? हैजा, प्रतिशय, चेचक और शीत ज्वर। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हैजा, बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि टिबिया अस्थि डैश में होती है? कपाल में, भुजा में, पैर में और जांघ में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टिबिया जो अस्थि होती है वो शरीर के किस भाग में होती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग, यानी विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है। अंधापन होता है, रिकेट्स होता है, जनन क्षमता में कमी होता है और बेरी होता है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जनन क्षमता में कमी, बिल्कुल सही जवाब है। जब आदमी के शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसको जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अंधापन जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, विटामिन ए के कमी से अंधापन यानी रतौंधी होता है। रिकेट्स होता है विटामिन डी के कमी से। उसके बाद बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और एक होता है स्कॉर्वी रोग, जो कि विटामिन सी की कमी से स्कॉर्वी रोग होता है। और एक होता है विटामिन के की कमी से मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इस प्रकार से ये विटामिन और उसके संबंधित रोग है। 21वां प्रश्न आपके सामने कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? फेफड़े, तिल्ली, वृक्क और अग्नाशय। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है कानों की, आँखों की, नाक की और गले की। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं आँखों की, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने, SARS सर्च के यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बताना है। सर्च का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए 23वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो सर्च का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने है कि फलों के अध्ययन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, हेरोलॉजी, पोमोलॉजी और फ्रेनोलॉजी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको पोमोलॉजी बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न आपके सामने कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुदेदार, पुष्पासन, बीजाणु, दोनों, कली। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नाशपाती का कौन सा भाग हम खाते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गुदेदार, पुष्पासन, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 26वां प्रश्न आपके सामने कि रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल, कार्नोलाइट, ब्रेजिंग और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। रंजक तथा खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कैरामल, बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न आपके सामने कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, बीन्स और मकई। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बीन्स, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने कि कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है बीज, फूल, पत्ती और छाल। बताइए यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बीज, बिल्कुल सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर और इनमें से कोई नहीं। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है 2, 3, 4, 1। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? तो 3। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अपकेंद्रण पर, अनुकुचन पर, विलोम परासरण पर और विसरण पर। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। वॉशिंग मशीन के कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य प्रणाली होता है वो अपकेंद्रण बल पर कार्य करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यूट्रॉन के कण जिसमें होता है ऋणात्मक आवेश, धन आवेश, कोई आवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन कण में कैसा आवेश होता है आपको बताना है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में कैसा आवेश होता है? उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? तो जेम्स चाडविक। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और उसका खोज किसने किया? जे थॉमसन। धन आवेश किस पर होता है? तो प्रोटॉन पर। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? तो गोल्डस्टीन। इस प्रकार से है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि पोजिट्रॉन की खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, चैडविक ने, एंडरसन ने। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो पोजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन ने। रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक की खोज किया, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का, चैडविक यहाँ पर न्यूट्रॉन के खोज। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है।
न्यूक्लियानों की संख्या समान होती है, सभी सत्य है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए, जो एक होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक और एक होता है समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक क्या है, जिसमें कि परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या जिसमें समान हो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उसमें हम उसको समस्थानिक बोलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक होता है समभारिक। समभारिक में क्या होता है, उसमें परमाणु संख्या अलग अलग होता है और परमाणु द्रव्यमान एक होता है, तो उसको हम समभारिक बोलते हैं। एक होता है समन्यूट्रॉनिक, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक होता है, उसको समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। एल्केन का आपको सूत्र बताना है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणु भार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर और न्यूट्रॉनों पर। बताइए, जो आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया गया है मोसले के द्वारा, उसमें 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। यह किस पर आधारित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या होता है। लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो अणु सूत्र होता है CaSO4, यानी ये कैल्शियम सल्फेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट और सोडियम सिलिकेट। बताइए यहाँ पर क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सोडियम सिलिकेट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। हेनरी बेक्यूरेल ने, जॉन से जैकब बर्जेलियम ने, सत्येंद्रनाथ बोस ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। तो हेनरी बेक्यूरेल ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। पहला प्रश्न है आपके सामने कि रिबोफ्लेविन है, विटामिन है, पौधा है, प्रतिजैविक है और रंजक है। बताइए यहाँ पर 1वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो रिबोफ्लेविन क्या है, यह एक विटामिन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है सिलिकॉन, सल्फर, आयरन और कार्बन। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रबर के वल्कनाइजेशन में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो गंधक का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, जल, वसा और प्लाज्मा। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो संक्रामक रोगों को रोकने के लिए कौन सी औषधि दी जाती है। तो सल्फाथियाजोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संश्लेषित दवा का उदाहरण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इनमें से कौन सा संश्लेषित दवा का उदाहरण है। तो एस्पिरिन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, यानी इनमें से कौन सा है जो इसका कृत्रिम रेशम है, उसका नाम बताना है आपको। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रेयन है जो कि एक कृत्रिम रेशम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 6 के बाद 7 होगा यहाँ पर। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार होती है। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका आंसर सही है, इसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होती है। तो प्रोथ्रोम्बिन। अगर विटामिन की बात करें
तो विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8-9 प्रश्न है आपके सामने कि आयोडीन युक्त हार्मोन है, इनमें से कौन सा आयोडीन युक्त हार्मोन है आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8-9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इसमें से आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं W वाटसन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। बाघ का, मेढक का, मनुष्य का, गुलाब का। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, यह एक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अस्थि और सीमेंट में कौन सा तत्व समान होता है। सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अस्थि और सीमेंट में कौन सा तत्व समान होता है, तो कैल्शियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है। मुख से, यकृत से, पेट में और आंत से। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो भोजन की जो पाचन की क्रिया होता है वो मुख से शुरू होता है और इसका लास्ट कौन सा होता है, तो छोटी आंत। सबसे अधिक देर तक भोजन कहाँ पर रहता है, तो छोटी आंत में रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है 10%, 20%, 65 से 80% और 90%। तो मानव शरीर में जल का परिमाण होता है वो 65 से 80% होता है कुल वेट का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। पित्त स्रावित होता है पाचन ग्रंथि से, छोटी आंत से, उदर से और लीवर से। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो पित्त स्रावित होती है वो लीवर से होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एक औसत वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। वेरी सिंपल प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो टोटल कितना हड्डी होता है, तो 206। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। 4 मांसपेशियों के, 6 मांसपेशियों के, 8 मांसपेशियों और 10 मांसपेशियों। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 6 मांसपेशियों, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया। न्यूटन, वाइसालस, कॉपरनिकस और विलियम हार्वे। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था, यह विलियम हार्वे ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है जो कि जांघ की हड्डी, जिसको उरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि न्यूरॉन इकाई है, न्यूरॉन किसकी इकाई है। सिनोजी ऊतक की, पेशी ऊतक की, एपिथेलियम ऊतक की और तंत्रिका ऊतक की। बताइए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। न्यूरॉन इकाई है या एक तंत्रिका ऊतक की है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसी मानव आँख के रेटिना पर बाना प्रतिबिंब होता है। मानव जो नेत्र होता है वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है आपको बताना है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 4 रक्त समुदाय ए बी ओ बी ओ में से कौन सा रक्त समूह दाता वैश्विक कहलाता है। यानी इस 4 रक्त समूह में से किस रक्त को बोला जाता है सर्वदाता, यानी वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, यानी उसमें एंटीजन पाया जाता है। तो ओ ग्रुप सर्वदाता होता है, इसमें एंटीजन पाया जाता है, इसलिए किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
और ए बी है जो कि सर्वग्राही, उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है, वह किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसलिए उसे सर्वग्राही कहते हैं ए बी को, सर्वदाता ओ को। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में रुधिर की स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कैल्शियम, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा की जाती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि वृक्क के द्वारा की जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो उसमें विटामिन के भाग लेता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 25वां प्रश्न यहाँ पर कि रक्त का पीएच मान होता है। रक्त एक क्षारीय प्रकृति का होता है। बताइए यहाँ पर रक्त का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 5 से कम, 7 और 8 के बीच, 3 और 4 के बीच, 1 और 0 और 1 के बीच। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रक्त का पीएच मान 7 और 8 का 7.4 होता है, तो ये 7 और 8 के बीच होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्त उदाहरण है। रक्त किसका उदाहरण है आपको बताना है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, 3 यहाँ पर है, 1 उधर है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं का नाश करना, रक्त अल्पता का निवारण करना और लौह का उपयोजन करना। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ पर क्रॉस होती है। ग्रसनी में, कंठ में, ग्रसिका में और श्वास नली में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पाचन नली और श्वसन नली कहाँ पर क्रॉस करती है, तो ये ग्रसिका में करती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएँ के जीवन काल की अवधि कितनी होती है। यानी मानव शरीर में आरबीसी की जीवन काल कितनी होती है, मानव शरीर में वो कितना दिन तक जीवित रहता है। तो अनिश्चित, 120 दिन, 180 दिन और जब तक वह व्यक्ति जीवित है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे कम विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सबसे कम विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है, तो यूरिया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव में सगर्भता की औसत अवधि होती है, यानी गर्भावस्था का, यानी कितना दिन तक गर्भावस्था बना रहता है, आपको बताना है। 34 से 36 सप्ताह, 36 से 38 सप्ताह, 38 से 40 और 34 से 40। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो 36 से 9 मंथ जैसे बोलते हैं नॉर्मली, तो 36 से 38 सप्ताह होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पादपों में परागकण कहाँ पैदा होता है। परागकोश में, अंडप में, अंडाशय में और बीजांड में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो पादपों में परागकण कहाँ पैदा होता है, तो परागकोश में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय पादप अनुमानसिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। बेंगलोर में, जम्मू में, नई दिल्ली में और शिलोंग में। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है।
राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है? तो ये सी इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है। यहाँ पर 4 रोग दिया है, टाइफाइड, हैजा, जुखाम और टिटनेस। इनमें से कौन है जो कि विषाणु के द्वारा रोग होता है? बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो यहाँ पर जुखाम है जो कि विषाणु जनित रोग है, टाइफाइड जो कि जीवाणु से होता है, हैजा भी जीवाणु से होता है, टिटनेस भी जीवाणु से होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है? क्रमशः विषाणु और जीवाणु, क्रमशः जीवाणु और विषाणु, जीवाणु और जल प्रदूषण। बताइए यहाँ पर 2 बीमारी लिखा गया है, डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा। इसका होने का कारण क्या है? तो डिप्थीरिया जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है और इन्फ्लुएंजा जो होता है विषाणु के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि तारपीन प्राप्त किया जाता है अशुद्ध पेट्रोलियम से, देवदार से, चीड़ से, ओक से। बताइए यहाँ पर तारपीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के कंकाल में कुल कितना अस्थि होती है? तो देख चुके हैं हम 206। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि अंडे देने वाले स्तनधारी है। इनमें से बताना है कि सामान्यतः स्तनधारी जो होता है वो बच्चे देता है। तो यहाँ पर बताना है कि वो कौन सा स्तनधारी है जो कि अंडे देती है। कंगारू, डक बिल्ड से, प्लेटिपस, ओपोसम और उदबिलाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पहला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली में, बी है बेंगलोर में, सी है पुणे में और डी है पटना में। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पुणे, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B1, हार्मोन, आयोडीन और लोहा। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 के कमी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह घटक है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अक्रिय गैस। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो श्वसन प्रक्रिया में हम कौन सा घटक लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है वो है कंपोस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से कर दीजिए। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु का काम आती है। यानी विद्युत चुंबक बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं? नर्म लोहा, क्रोमियम, निकेल और लोहा। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विद्युत चुंबक बनाने में हम नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पुराना कीटाणुनाशी कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे पुराना कीटाणुनाशी कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं निकोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रासायनिक तौर पर जल है। रासायनिक तौर पर जल क्या है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लिंट कांच में होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, फ्लिंट कांच में क्या होता है आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पोटेशियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पोटेशियम में पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन के
पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकी भंजन, प्रभाजी आसवन और बहुलीकरण। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं प्रभाजी आसवन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा है? अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन और फोटॉन। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे कम द्रव्यमान वाला कण इनमें से कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं फोटॉन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि टेबल शर्करा है, इनमें से किसे टेबल शर्करा कहते हैं? ग्लूकोज को, सुक्रोज को, माल्टोज को और लैक्टोज को। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? देखिए इस प्रैक्टिस सेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सुक्रोज, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है, वसा होता है, एस्ट्रॉयड होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। बताइए यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाफट। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इंसुलिन रासायनिक रूप से एक प्रोटीन होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वह विटामिन जिसमें धातु पाया जाता है, एकमात्र ऐसा विटामिन आपको बताना है जिसमें कि धातु पाया जाता है, वो कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B6 और राइबोफ्लेविन। तो 13 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कि कोबाल्ट धातु पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो महासागरों से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 समझते हैं, टिक आउट कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला भी सोडा बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3, और एक होता है धोवन सोडा। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने, ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होता है? दहन, श्वसन, किण्वन और प्रकाश संश्लेषण। बताइए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आपको ऐसा प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। तो दहन, जब किसी हम वस्तु को जलाते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। श्वसन प्रक्रिया, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी उत्सर्जित होता है। किण्वन विधि, जिससे शराब तैयार किया जाता है, किण्वन विधि में भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में किण्वन विधि से हम शराब तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पेड़ पौधा और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो बैटरियों में कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। एसिटिक अम्ल का किस में पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे शरीर में पीत रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, रासायनिक उद्योगों में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? देखिए ऐसे शुद्ध सोना बोला जाए तो वह 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का।
लेकिन शुद्ध सोना से आभूषण नहीं बनाया जाता है। 22 कैरेट के सोना से आभूषण बनाया जाता है। इसमें इसको कठोर बनाने के लिए इसमें तत्व मिलाया जाता है। कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पीएच प्रदर्शित करता है। पीएच का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन। पीएच स्केल पर कितना अंक अंकित रहता है? तो 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 7 तक आपको अम्लीयता दर्शाता है और 7 से लेकर 14 तक आपको क्षारीयता दिखाता है और 7 पर उदासीन रहता है जो जल का पीएच मान 7 होता है। तो पीएच स्केल क्या प्रदर्शित करता है? तो ये विलयन का अम्लीयता तथा क्षारकता प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है। बताइए इसमें से प्रोड्यूसर गैस के अंतर्गत कौन सा आता है? आपको जल्दी से कमेंट कीजिए 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो नाइट यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 ये प्रोड्यूसर गैस के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। किस विधि के माध्यम से लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन होता है आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अपचयन विधि के माध्यम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अपचयन विधि क्या है? वैसा विधि जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है या किसी अधिक ऋणात्मक तत्व का ह्रास होता है, उसे अपचयन कहते हैं। या दूसरे परिभाषा के माध्यम से समझे तो वैसा पदार्थ जिससे हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इनमें से कौन सा विलयन है जो कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है? तो बेंजोइक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बेंजोइक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? तो C6H5COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाला गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम और जिंक, इन्हीं दो तत्वों में से इसका राइट आंसर है। तो डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुनते हैं बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि वनस्पति घी औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो अपचयन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 1, 4, 3, 2। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो हाइड्रोजन का टोटल 3 समस्थानिक होता है। H और परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 1। दूसरा होता है H1 परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 2। तीसरा का होता है H1 परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 3। समस्थानिक के इसके देखने से मालूम होता है समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर भिन्न भिन्न हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किधर गया? हाँ, यहाँ किसका प्रयोग करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं NaHCO3। टार्टरिक अम्ल
टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिलिका में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि एस्पिरिन का रासायनिक संगठन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो एस्पिरिन का रासायनिक संगठन कौन सा है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक आघातवर्धक अधातु है। तो देखिए धातु होने का एक गुण होता है आघातवर्धनीय और तन्यता। तो आघातवर्धनीय क्या है? ये ऐसा गुण है जो कि उसको धातु को पीट कर पतले से पतले चादर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अधातु को वैसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि सर्वाधिक आघातवर्धनीय यानी उसे पतले से पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कौन सा तत्व है, धातु है? तो वह सोना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और एक धातु का गुण होता है तन्यता। तन्यता ये है कि इसको गर्म करके हम पतले से पतले तार बहुत लंबा खींच सकते हैं। तो सबसे अधिक तन्यता किस में पाया जाता है? तो चांदी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव रक्त का पीएच लगभग होता है, यानी मानव रक्त का पीएच मान आपको बताना है लगभग कितना होता है। तो मानव जो रक्त होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? यानी सबसे ज़्यादा लोहा किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? दूध में, हरी सब्जियाँ में, अंडे में और विंस में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में लोहे किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियां में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोऑल बनाते हैं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो गैसोलीन को बनाने के लिए किस में मिश्रित किया जाता है? तो एथिल एल्कोहल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? यानी जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या नष्ट होता है आपको बताना है। तो भोजन पकाते समय सबसे अधिक जो नष्ट होता है वो विटामिन होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है मृदुल जल, भारी जल, कठोर जल और खनिज जल। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो आसानी से झाग नहीं देने वाला कौन सा जल होता है? तो कठोर जल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, कठोर जल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? यानी तंबाकू में क्या पाया जाता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए कि 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर का भी रहता है, तो कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि AWACS का पूर्ण रूप क्या है। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका सही आंसर कौन है। तो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है।
तो यहाँ पर फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर ये इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है। बताइए पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। चारों ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने हैं। तो ये चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया इससे मिलकर बना होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। सोडियम थायोसल्फेट, बी है बोरॉक्स, सी है सोडियम सल्फेट, डी है अमोनियम फास्फेट। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट बिल्कुल सही आंसर है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डी है एसी को डीसी में बदलने के लिए। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह प्रजनन में बाधा डालता है, बी है मच्छरों के लिए उच्च विष होता है, सी है लार्वा के सांस में बाधा डालता है और डी है मच्छरों को भगाता है। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो स्थिर पानी में जब मिट्टी का तेल डालते हैं तो लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा अंग्रेजी और गणितीय संकेत है, केवल बाइनरी संख्या, निमोनिक्स है, फोरट्रॉन है। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा कौन सा होता है। तो केवल बाइनरी संख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपके सामने कि इनमें से कौन सा वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 रोग है, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो और मधुमेह। इनमें से बताइए कौन सा सही आंसर है। इनमें से किसे टीका के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो मधुमेह रोग है, ये टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। फेफड़ा को, वृक्क को, मेरुदंड को और मस्तिष्क गुहा को। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो ये मेरुदंड को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि वॉशिंग सोडा, जिसे धोने का सोडा कहते हैं, इसका आपको नाम बताना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो धोवन सोडा जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसका अणु सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। और यहाँ पर हो गया ये धोने वाला सोडा, एक होता है खाने वाला सोडा, तो उसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाई यूनिट क्या है। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। बताना यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट का नाम बताना है। तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो अणु होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है। सिल्वर ब्रोमाइड है, सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम फास्फेट है और सिल्वर नाइट्रेट है।
बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो का रासायनिक रूप क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि मरकट किससे बनाया जाता है? कार्बन से, सिलिका से, बेरिलियम से और स्वर्ण से। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मरकट किससे बनाया जाता है? तो बेरिलियम से, जिसका परमाणु संख्या 4 होता है और संकेत होता है Be। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि इसके कमी के कारण अरक्तता, जिसे एनीमिया बोलते हैं, होता है? आयोडीन के कमी से, कैल्शियम के, पोटेशियम से और लोहा के। बताइए किसके कमी के कारण अरक्तता यानी एनीमिया होता है? तो लोहा के कमी के कारण। सबसे ज़्यादा लोहा किस खाद्य पदार्थ में मिलता है? तो हरी साग सब्जी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि जल का शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा जल, भारी जल, नल का पानी और आश्रित जल। बताइए जल का शुद्ध रूप से जिसका pH मान कितना होता है? तो 7 होता है, जिसे उदासीन बोलते हैं। बताइए यहाँ पर जल का शुद्ध रूप, तो वर्षा का जल शुद्ध रूप होता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, लौह इस्पात से, सिंचाई से और मत्स्य उद्योग से। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मत्स्य उद्योग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में से जल में पाया जाता है? बताइए यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेवार होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो CB के पौधे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? दुग्ध, हरी सब्जियां, अंडे और सेम। तो लोहे सबसे ज़्यादा किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो हरी सब्जियां में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो अपस्फोटक रोधी दर को बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? यानी मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? आपको बताना है। कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बताइए मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव रक्त का pH लगभग होता है? बताइए यहाँ पर मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? 3, 7.4, 12 और 6। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मानव रक्त का जो pH मान होता है 7.4, यानी ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा और साधन द्वारा। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कर्पूर को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या है? वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई वस्तु ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदलता है, फिर गैस अवस्था से डायरेक्ट ठोस अवस्था में बदलता है। ऐसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है? ढालवा लोहा में, इस्पात में, पिटवा में और कांचा लोहा में। बताइए किसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे कम होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं, पिटवा लोहा, बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि अत्यधिक आघातवर्धक धातु कौन सा है? प्लेटिनम, चांदी, लोहा और सोना। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अत्यधिक आघातवर्धक धातु कौन सा है? तो सोना है। आघातवर्धक का अर्थ क्या होता है? धातु का एक ऐसा गुण जो कि किसी धातु को पीट कर पतले से पतले चादर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसे आघातवर्धक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अत्यधिक आघातवर्धक कौन सा है? तो सोना है। और
एक धातु का एक और गुण होता है जिसे तन्यता बोलते हैं। इसमें किसी धातु को गर्म करके लंबे से लंबे तार खींचा जा सकता है। तो सबसे जो लंबा तार खींचा जाता है वो चांदी का खींचा जाता है। तो सबसे अधिक तन्यता वाला धातु होता है वो चांदी, और सबसे अत्यधिक आघातवर्धीय धातु होता है वो सोना होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, क्रोमियम। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रक्त में इनमें से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो क्रोमियम नहीं पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि आलू के अंकुर उपयोगी है पोषण के लिए, श्वसन के लिए, जनन के लिए, कायिक वर्धन के लिए। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जनन के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों को के पास शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। 29वां प्रश्न है कि निम्न में से किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? बबूल, यूक्रेट, ट्यूलिप्स, आम, अमरूद। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सबसे कम जो जल की आवश्यकता होता है, जितना भी कटीला पेड़ पौधा है उसमें जल की आवश्यकता बहुत ही कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बबूल। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग करते हैं? तांबा का, नरम लोहा का, निकेल का और कोबाल्ट का। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि गोबर गैस का प्रमुख अव्यय है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और क्लोरीन। बताइए यहाँ पर गोबर गैस में कौन सा अव्यय पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, CH4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है रवा बनने से बचने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी और पौधे की रचना से है, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य से है, प्राणियों के आचरण से और कोशिका एवं ऊतकों से है। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो एनाटॉमी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? तो प्राणी और पौधे की रचना से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि मिर्गी एक बीमारी है त्वचा की, स्नायु प्रणाली की, हृदय की और श्वसन प्रणाली की। बताइए मिर्गी किसकी बीमारी है, कैसी बीमारी है? तो यह स्नायु प्रणाली की एक बीमारी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। एक नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका और वृक्क कोशिका। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बृहत्तम कोशिका कौन सा है? स्नायु कोशिका। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? कूलम्ब नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम और फैराडे का नियम। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विद्युत अपघटन में कौन सी नियम लागू होता है? तो फैराडे का नियम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है आवेश का, करंट का, ऊर्जा का और पावर का। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? तो यह ऊर्जा का इकाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पृष्ठ तनाव का बीमा क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र कौन सा होगा? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं m⁻⁻2 इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? तो बल बटा समय। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एक लड़की, यहाँ पर लकड़ी हो गया है, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य होगा। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एक लड़की है जो कि झूले पर झूल रही है, पहले बैठी है और बाद में इस पर अगर खड़ी हो जाती है
तो इसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा, तो घट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%, 5%, 20% और 10%। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी मात्रा होती है, तो ये 46% होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है। कुत्ता में कितना गुणसूत्र होता है, तो 78। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है 8 केल्विन पर, 10 केल्विन पर, 4 केल्विन पर और 0 केल्विन पर। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, तो पारे का प्रतिरोध शून्य होता है 4 केल्विन पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मेथनॉल को कहते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि मेथनॉल को क्या कहते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वुड एल्कोहल, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि साधारण लोलक के समय को दुगुना करने के लिए धागे की लंबाई कितना बढ़ाना होगा। यानी आप घड़ी में लोलक एक देखे होंगे, अगर इसका समय को बढ़ाना है दुगुना, अगर सपोज ये धागे से बना हुआ है तो धागे की लंबाई में कितना परिवर्तन करना होगा। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अगर साधारण लोला का समय में दुगुना करना है तो उसका जो धागा है उसको 4 गुनी करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की वेग बढ़ता है 0.6 मीटर प्रति सेकेंड, 0.3 मीटर प्रति सेकेंड, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड और 1 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 0.6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये साबित होता है कि अगर वायु जितना ही गर्म रहेगा उसमें ध्वनि का गति तीव्र गति से बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने कि मानक दाब है पारे का 760 सेंटीमीटर, पारे का 760 mm, सी वायुमंडलीय दाब और कोई नहीं। बताइए यहाँ पर मानक दाब क्या है। तो पारे का 760 mm। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है और कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्घ्य पहले की अपेक्षा घट जाती है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन सी का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में, कोई नहीं। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो ध्वनि अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश किस रूप में यात्रा करती है, तो अनुप्रस्थ। प्रकाश अनुप्रस्थ, ध्वनि अनुदैर्घ्य। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, समुद्री यात्रियों के द्वारा। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो ये समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये समुद्री यात्री जितना होता है वो अपना दिशा देखने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में क्या होता है। हीलियम होता है, यूरेनियम होता है, हाइड्रोजन होता है, अल्फा कौन होता है। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य में
क्रिया होता है तो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, गुर्दा, पेट और अग्नाशय। बताइए यहाँ पर द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है। 1 नंबर पर यकृत होता है और 2 नंबर पर अग्नाशय होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि नेत्र गोलक के किस सेट द्वारा चालित होता है? 4 मांसपेशियों के द्वारा, 6 मांसपेशियों के द्वारा, 8 मांसपेशियों के द्वारा, 10 मांसपेशियों के द्वारा। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो नेत्र जो गोलक होता है वो कितने मांसपेशियों के द्वारा सेट किया गया रहता है? तो ये 6 मांसपेशियों के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। यहाँ पर ऐसा तत्व के नाम बताना है जो सभी अम्लों में लगभग पाया जाता है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और गंधक। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, लगभग सभी अम्लों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ का, प्रोटॉनों का लाभ का, प्रोटॉनों की हानि का और इलेक्ट्रॉनों की हानि का। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो ऑक्सीकरण को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों की हानि का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, अम्ल का स्वाद होता है मीठा, खट्टा, तीखा और नमकीन। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ये खट्टा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, तीव्रता का, समय का और वेग का। बताइए प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का इकाई है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्घ, 10 के पावर 5 अर्घ, 10 के पावर 2 अर्घ और 10 के पावर 12 अर्घ। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? तो 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार कब शून्य नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतराग्रहित अंतरिक्ष में और किसी घर्षणहीन सतह पर। कहाँ पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। स्वतंत्र गिरने की अवस्था में इसमें भार शून्य नहीं होता है। अंतराग्रहित अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है और किसी घर्षणहीन सतह पर भी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, वायु घर्षण के कारण, सन्यता के कारण, व्यतिकरण के कारण। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न आपके सामने कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाते हैं तो उसके गलनांक घट जाता है, यानी वो और तीव्र गति से पिघलने लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? टेरिलीन, सूती कपड़ा, नायलॉन और पॉलिस्टर। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है, यानी सबसे लेट से उसमें आग पकड़ता है, इनमें से कौन सा है? तो सूती कपड़ा में बहुत ही लेट से आग पकड़ता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? पीवीसी का, सिलिकॉन का, टेफ्लॉन का और ग्रेफाइट का। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसका परत होता है? तो टेफ्लॉन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? ब्रोमीन, सोना, तांबा और पारा। बताइए यहाँ पर तीसरा प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कौन सा धातु है जो कि नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो सोना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसे भारी जल कहा जाता है? बर्फ को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, अशुद्ध जल को, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। भारी जल का अणु सूत्र क्या होता है? तो D2O। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। बताइए यहाँ पर लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड AN2O। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा एस और पोटास। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कास्टिक सोडा, बिल्कुल सही जवाब है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अणु सूत्र होता है NaHCO3। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं होता है? इस्पात से, वायु से, निर्वात से और पानी से। बताइए यहाँ पर किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं होता है? तो निर्वात से नहीं होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है बीएन के प्रतिस्थापन नियम द्वारा, एम्पेयर के तैरने के नियम द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा और रमन प्रभाव द्वारा। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? रक्त को हृदय तक पहुँचाना, फेफड़ों को जोड़ना, हृदय से रक्त को लाना और डी है कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शरीर में धमनी का क्या कार्य होता है? तो जो धमनी होता है ये शुद्ध रक्त का संचरण करता है। तो हृदय से रक्त को लाना, यानी हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में लेकर धमनी ले जाता है, इसका मुख्य कारण होता है। शुद्ध रक्त का संचरण कौन करता है? तो धमनी। और अशुद्ध रक्त का संचरण कौन करता है? तो सीरा। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में और परमाणु द्रव्यमान इकाई में। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई, बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम तापमान नहीं ले जा सकते हैं। सबसे नीचे तापमान हम कितना लेके जा सकते हैं? तो -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दे। जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में इसको शेयर कर दीजिए। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।